हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग। ठीक है, यहाँ पर फेज बढ़ने से मतलब कि एक सिंगल फेज मशीन है और दूसरा थ्री फेज मशीन है। दोनों के लिए आकार जो है सेम करके रखा है। दोनों का जो आकार है वो सेम है और साथ में आउटपुट भी दोनों का सेम है। अब पूछ रहा है रेटिंग ज़्यादा किसका होगा। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ फेज बढ़ाते हैं, हमारा जो रेटिंग है वो इंक्रीज करता चला जाता है। आंसर होगा ए। मतलब कि फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सिंगल फेज संचरण की तुलना में थ्री फेज संचरण की दक्षता अधिक होती है। थ्री फेज संचरण जो होगा मशीन होगा उसका जो दक्षता है वो ज्यादा होगा। ये इसका सही आंसर होगा। बहुफेजीय मोटरें स्वतः स्टार्ट नहीं होती, स्वतः स्टार्ट होती है। बहुफेजीय मतलब कि हम यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर एग्जांपल के तौर पर एक ठो ले लेते हैं। एक होता है हमारा थ्री फेज और एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है तो इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग को जरूरत पड़ता है एक सहायक वाइंडिंग की। ठीक है, लेकिन पर थ्री फेज मोटर में ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टेड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुफेजीय मोटर स्वतः स्टार्ट होती है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर का, तो सिंक्रोनस मोटर में अगर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है तो वहां पर हम लोग को प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है, पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर खुद से स्टार्ट होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 64 में। थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग जानते हैं वोल्टेज मेजर होता है, टेकोमीटर स्पीड के लिए होता है, फेज अनुक्रम इंडिकेटर ये हमारा सही आंसर होगा, और आवृत्ति मीटर फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है। उसके बाद है सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन सिंक्रोनाइजिंग जो होगा वो क्या होगा, मुश्किल होगा ये सरल होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सरल होगा। सिंगल फेज के मुकाबले थ्री फेज का जो पैरेलल ऑपरेशन होता है वो ज्यादा सिंपल और आसान होता है। क्वेश्चन है समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचरण की तुलना में थ्री फेज संचरण में तांबा क्षति वो भी कम होता है। कॉपर लॉस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज के मुकाबले हमेशा कम होगा। उसके बाद 65-66 ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये फिर से आ गया, ये हम लोग देख चुके हैं। 67 है थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर की शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी हम लोग का बेस्ट किसका होता है, पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा हम लोग का जो डिवाइस होगा उतना बेहतरीन होगा। हमने ऊपर समझा था कि cos फाई का वैल्यू अधिक रखने से हम लोग जो पावर का है वो ज्यादा अच्छा यूज कर पाते हैं। वी cos फाई हमारा एक्टिव पावर होता है, रियल पावर होता है, तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो बेहतरीन ज्यादा बेहतरीन होगा मशीन। और ज्यादा अच्छा पावर फैक्टर किसका होगा, थ्री फेज का। तो थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा, कम होगा। 67 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचारण प्रणाली निर्भर योग्य होती है। ये सिंपल है, थ्री फेज सिंगल फेज के मुकाबले में हर तरह से अच्छा ही होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो हर समय थ्री फेज को ज्यादा बेहतरीन आप लोग को बताना होगा और उसको देख करके मार्क करना होगा। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम RYB होता है। RYB कहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, डी। थ्री फेज में जो इसका अनुक्रम होता है वो RYB इस टाइप से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल कैसे जोड़े जाते हैं। तो स्टार में हम लोग क्या देखते हैं, एक तरफ सारा सिरा होता है और दूसरा तरफ दूसरा। पर वही डेल्टा में जब बात करते हैं तो पहला का स्टार्टिंग इंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से लगा होता है। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा का स्टार्टिंग पॉइंट इसके इंड पॉइंट से लगा होगा, इस टाइप से लगा होता है डेल्टा में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं, बी हम लोग का सही ऑप्शन है यहाँ पर। और ऊपर में वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ता है, एक इसमें होता है ए हो जाएगा डेल्टा में। डेल्टा कनेक्शन के लिए यहाँ पर है डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग का टर्मिनल, तो एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। और उसके बाद है एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के अंतिम सिरे से, एक गलत है, ये हो जाएगा एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, पहला इस तरह से हो गया, इसका जो अंतिम सिरा है दूसरा के पहला से जुड़ेगा। स्टार जोड़ में क्या होता है, VL और VPH
स्टार के लिए VL और VPH में क्या रिलेशन होता है वो पूछ रहा है। तो स्टार में किस टाइप से हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा फेज VPH और ए हो जाएगा V लाइन। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन सा होगा, V लाइन हमेशा बड़ा होगा। स्टार के केस में V लाइन बड़ा होगा और ए हो जाएगा √3 इंटू VPH, तो VL बराबर √3 VPH ये हो जाएगा। और करंट का रिलेशन पूछा है, तो करंट हम लोग देख रहे हैं जो फेज में होगा वही हमारा लाइन में भी होगा। तो IPH इज इक्वल टू IL हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, IL इज इक्वल टू IPH। डेल्टा में पूछा है VPL और VPH के बीच रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो फेज का वोल्टेज होता है ये हमारा होगा फेज का वोल्टेज और ये होगा लाइन का वोल्टेज। क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू VPH। और डेल्टा जोर में करंट, करंट का क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हमारा लाइन करंट बनने वाला है। तो दो फेज के मिलाने से हमेशा हमारा जो लाइन करंट होगा वो ज़्यादा होगा फेज करंट से। तो IL क्या हो जाएगा, √3 IPH। IL इज इक्वल टू √3 IPH। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पावर पूछ रहा है, थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमने बताया था डेल्टा हो या स्टार, पावर के लिए वैल्यू क्या होगा, √3 VL √3 VL IL cos फाई, या फिर इसको फेज के टर्म में लिखना होगा तो 3 VPH IPH cos फाई। ये दोनों के लिए होगा, डेल्टा के लिए भी और स्टार के लिए भी। तो यहाँ सारा लाइन के टर्म में है, तो लाइन के टर्म में हो जाएगा √3 VL IL cos फाई। स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल की, हाँ अगर यहाँ पर स्टार कनेक्शन है ठीक है तो ये हमारा न्यूट्रल होगा बीच में और ऊपर ये तीनों लाइव वायर है, 1 2 3। तो अगर ये संतुलित है हमारा वायर तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। I इज इक्वल टू 0। थ्री फेज दो टाइप का होता है, एक संतुलित होता है एक असंतुलित होता है। तो संतुलित में यहाँ पर करंट 0 होगा, असंतुलित में करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, हालांकि संतुलित असंतुलित यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है नहीं दिया हुआ है तो हम लोग संतुलित मान करके चलेंगे और इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, तो प्रत्येक फेज में धारा कितना होगा। डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड में हम लोग क्या जानते हैं, IL इज इक्वल टू √3 IPH। अब यहाँ पर लाइन धारा 10 है, ये 10/√3 हो जाएगा क्या, IPH। IPH का वैल्यू 10/√3, जी सही आंसर। उसके बाद 80 नंबर है, 80 नंबर बोल रहा है 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितनी होगी। 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 5 किलोहर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी 1/5 × 10⁻3, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, मिली सेकेंड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये अभी तक हमारा सेकेंड में था, ये जो होता है वो सेकेंड में होता है और ये हो जाएगा मिली सेकेंड। यहाँ से एक कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 0.2, आंसर 0.2 मिली सेकेंड बी, ये इसका सही आंसर आ रहा है। और यहाँ पर हालांकि एक क्लियर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको हम 0.10 मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो दे करके रखा है वो आपका T/2 दे करके रखा है, टाइम पीरियड का आधा दे रखा है, T/2 0.10। तो यहाँ से T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.20। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा 1/T, मतलब कि 1/0.20, मतलब कि 100/20 भी कर सकते हैं। आंसर हम लोग का क्या आएगा, 5 हर्ट्ज, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसको यहाँ पर आंसर ऑप्शन हम लोग का मिलेगा नहीं, या 5 आ चुका है, ठीक है, तो हो सकता है ये 10 ही होगा, ठीक है, 5 यहाँ पर ऑप्शन में है बी, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये इसका बनाने का तरीका होगा, क्लियर है। और उसके बाद चित्र में दर्शा गई तरंग का प्रभावी मान कितना होगा। तो प्रभावी मान हम लोग कैसे निकालते हैं, वो एक तरफ से हम लोग का RMS वैल्यू होता है। अगर यहाँ पर 537 दिया हुआ है पीक वैल्यू, तो इतना बाय √2 हम लोग कर लेते हैं और ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्स 380 के। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ए 380। उसके बाद वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा, तो इस टाइप का हम लोग देख चुके हैं। I क्या करता है, लैग करता है, इंडक्टिव परिपथ में I लैग करता है, पहले भी सोल्व कर चुके हैं। एक श्रेणी RL परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, और इंडक्टिव प्रतिघात
एक सेल कितना है 12 ओम, तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी? तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक सेल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, जेड निकालना था आर एल प्लस एक सेल स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा 169। तो यहाँ से जेड कितना आएगा अंडर रूट कर देंगे सबका, ये 13 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी। और जेड का वैल्यू हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोल रहा है कैपेसिटी प्रतिबाधा में प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटी प्रतिघात एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल क्या होता है 1/2 एफ इंटू सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेल क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। 16 पिकोफैराड मान के प्रत्येक 2 संधारित्र संयोजित किए जाते हैं। कैसे संयोजित है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 2 ठो है। तो श्रेणी क्रम में अगर 2 कैपेसिटर है सेम वैल्यू का है तो उसका टोटल कितना हो जाता है हाफ हो जाता है इक्विवेलेंट। हम लोग ये निकालना जानते हैं। कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। हाँ बिल्कुल सही है, वोल्टेज यहाँ पर होता है और यहाँ पर हम लोग का आईसी होता है, नीचे होता है आईएल। तो धारा वोल्टेज से आगे चलती है, ये सही आंसर है। उसके बाद 89 में क्या बोल रहा है? यदि पीटी वास्तविक शक्ति है, पीए आभासी शक्ति है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो आभासी शक्ति हम लोग क्या जानते हैं, पावर फैक्टर हमारा cos फाई होता है, cos फाई निकालना है। आभासी शक्ति हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू वी आई, और पीटी हो जाएगा वास्तविक शक्ति वी आई cos फाई। तो यहाँ से हम लोग को cos फाई का वैल्यू निकालना है, तो cos फाई क्या हो जाएगा पीटी बाई पी ए, वास्तविक शक्ति बाई आभासी शक्ति। आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 90। ठीक है, 91 के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर पीए पीटी और पीआर में रिलेशन बताना है। तो हमने एक ट्रायंगल बता करके आपको बताया था कि ये जो हमारा होता है ये आभासी शक्ति होता है, आभासी शक्ति को पीए से डिनोट किया है। ये हमारा वास्तविक शक्ति होता है, इसको पीटी से डिनोट किया गया है, और ये प्रतिघाती शक्ति होता है, इसको पीआर से डिनोट किया गया है। यहाँ पर जो रिलेशन होगा पीए होगा वो अंडर रूट होगा पी आर स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी। 90 आज का लास्ट क्वेश्चन था, और किसी टाइप का डाउट है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, या फिर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।